आज हम इतिहास के पहले पार्ट से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं कि हम इसमें बात करेंगे कि जैसे कोई भी चीज़ हुई वो कब हुई, कहाँ हुई और इसके पीछे की क्या कारण थे। सबसे पहले हम आएंगे कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है। तारीख यानी कोई भी डेट। हम किसी भी ज़रूरी चीज़ को याद रखने के लिए उसकी तारीख को याद करते हैं। जैसे हम किसी भी इंसान का बर्थडे याद रखते हैं या कोई हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो हम एक डेट अपने दिमाग में याद रखते हैं। जैसे हम हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे याद रखते हैं। तो पहले के समय भी इतिहासकार इन्हीं चीज़ों से सारी ज़रूरी चीज़ें याद रखते थे। जैसे कि कब कौन से राजा का जन्म हुआ, कब उस राजा ने कौन सी लड़ाई जीती, कब उस राजा का बेटा हुआ और कब उस राजा का बेटा उसने आगे गद्दी संभाली। तो तब इतिहासकारों में खुद में बहुत झगड़े होते थे क्योंकि एक पर्टिकुलर उन्हें याद कोई होता नहीं था उस समय हर चीज़ को याद रखने वाला। तो हर किसी के अलग अलग ओपिनियंस होते थे, हर किसी की अलग अलग बात होती थी। तो हम जैसे पहले में पढ़ सकते हैं कि एक वक्त था जब इतिहास का तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राज्य की ताजपोशी हुई, ताजपोशी यानी वह कब राजा बना, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते ही रहे। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? मतलब हाँ, हमने माना कि इतिहास में हमें कुछ तारीखें याद रखनी पड़ती हैं, कुछ समय याद रखना पड़ता है, पर इतिहास हमें हमारे पुराने समय से जोड़ता है। ये हमें समझाता है कि पुराने समय के लोगों की ज़िंदगी कैसे चलती थी, वे क्या करते थे और हम वहाँ से चलकर आज इस समय तक जो पहुँचे हैं तो उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं, कितने उन्होंने स्ट्रगल्स किए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से भी है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उसमें क्या बदलाव हुआ है। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि हम पहले और बाद के बारे में बातें करते रहते हैं, कि हम ये बातें ज़रूर करते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था लेकिन आज तो लोग ऐसे हो गए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम उसको सामने कभी कभी हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुकता हो जाती है और ऐसे सवाल पूछने को कोई वाकई ऐतिहासिक होता है। जैसे हम कई बार किसी इंसान को सड़क के किनारे बैठे चाय पीते देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये तो आया होगा कि चाय आई कहाँ से। हम कभी रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो हम ये ज़रूर सोचते होंगे कि रेलगाड़ी की आविष्कार किसने किया। या हम कभी अखबार सुबह सुबह पढ़ रहे हो तो हमारे दिमाग में ये ज़रूर बातें आती होगी कि आखिर वो भी तो कोई समय होगा जब अखबार थी ही नहीं, तब लोगों तक खबरें कैसे पहुंचती होंगी। ये अगर अखबार नहीं थी तो यानी टीवी रेडियो तो बिल्कुल नहीं थी और फ़ोन उनका तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आते तो इनका जवाब कौन देता है? इसका इन सब चीज़ों का जवाब हमें इतिहास देता है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमेशा समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होगा जो एक लंबे समय तक चलती जा रही है। भारत की जैसे कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि किसी को एकदम भारत में चाय आई और हर किसी को पसंद आ गई। चाहे किसी एक घर में सबसे पहले कोई लेके आया होगा, फिर आगे आगे वहाँ से फैली, कई लोगों को उसका स्वाद पसंद आया होगा, कईयों को नहीं, तो फिर ऐसे कर करके हर घर में एक दिन चाय बनी होगी। तो यानी हर एक चीज़ को चलने या हर एक प्रोसेस को पॉसिबल होने के लिए एक बहुत लंबा टाइम चलता है। जैसे हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ ब्रिटिशर्स या जो में एक दिन आए और उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया, नहीं। कोई एक अंग्रेज़ इंग्लैंड से आया होगा, उसने भारत को देखा होगा, उसने अपने बाकी साथियों को बुलाया होगा। यानी एक हर जैसे ये कुछ स्लो प्रोसेसेस हैं जिसकी हम डेट तय नहीं कर सकते। वैसे जैसे भारत ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब जंग शुरू की तब ना ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था। तो यानी तब की भी हम एक पर्टिकुलर तारीख या एक डेट नहीं तय कर सकते। ये एक लंबे आंदोलन थे
जो धीरे धीरे पूरे देश में फैले। तब पूरे देश के लोग जागरूक हुए कि हाँ, पूरे देश में आखिरकार मामला क्या चल रहा है। आगे फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उनकी कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास की तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा है, जब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि लोग किस तरह अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं। वे इस बात पर भी अपना वो लिखते हैं कि लोगों की रोज़ी रोटी कैसे चलती है, वे क्या पैदा करते थे और वे क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाज़ार किस तरह फले, किस तरह रियासतें बनी, कई विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? जब हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम उन खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदलना जाए, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगे तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। मतलब मान लो हमारा देश आज़ाद हुआ, अगर उस चीज़ को कोई महत्वपूर्ण ना मानता तो हम हर साल हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उस दिन हुआ क्या था, हमें कुछ उसमें ज़रूरी लगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर कोई तारीख महत्वपूर्ण है तो उसे महत्वपूर्ण या ज़रूरी बनाने वाले हम हैं। अगर मेरा जन्मदिन है तो वो दिन तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं होगा, उसे ज़रूरी मैं अपने लिए बनाती हूँ क्योंकि उस दिन मेरा जन्म हुआ था। एक उदाहरण का विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्सन के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेटिंग, डलहौजी, कॉनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इवरिन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों से सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो कि इन लोगों ने जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिनका जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम रूटीन भारत के इतिहास से अलग अलग अध्यायों पर विषय बन जाता है। क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं देख सकते? गवर्नर जनरल के इन इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके टुकड़े या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय के कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सका और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो कहानी को पेश करने में मददगार रहती हैं। जो इतिहास का जर्नल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, इसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाना बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में
स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखा। ये बता रहे हैं कि 1817 में एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जो मतलब इतिहासकार थे, भारत पर एक किताब लिखी जिसे उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा, जिसका नाम था ब्रिटिश भारत का इतिहास। जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपने भारतीय इतिहास को समझने के लिए तारीखों की कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियत, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच क्या बदलाव आते हैं। अगर एक सेंचुरी ख़त्म होती है और हम एक दूसरी सेंचुरी में एंटर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हाँ क्या फ़र्क आया। हम एक साल से दूसरे साल में भी जाते हैं तो हम हाँ याद करते हैं कि हाँ पिछले साल ये चीज़ें नहीं आई, इस साल ये चीज़ें नहीं आएंगी। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। जिन्होंने ये किताब लिखी थी भारत के बारे में, वो सोचते थे कि भारत बहुत ज़्यादा धार्मिक विश्वास पर टिका हुआ है, यहाँ बहुत अंधविश्वास है, यहाँ पर हिंदू और सिर्फ मुस्लिम का ही राज चलता है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपियन शिष्टाचार, कला, संस्था और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद से बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास को इस धारणा में अंग्रेज शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हमारा देश ऐसा नहीं था। हमें अंग्रेज़ों की तब भी ज़रूरत नहीं थी, हमें अंग्रेज़ों की आज भी ज़रूरत नहीं थी। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर पर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किस युग को केवल उस समय के शासन के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या मतलब यह कहना चाहिए कि औरों के जीवन और तौर तरीके को कोई महत्व नहीं था? हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। तब भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में थे और आज भी। तो अगर हम किसी हिंदू शासक के बारे में लिख रहे हैं तो हम ये नहीं भूल सकते कि तब उस समय दूसरे धर्म के भी लोग थे। उनका जीवन तब भी उस शासक से अलग था, उनके रूल्स रेगुलेशंस सब अलग था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण में अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। प्राचीन यानी बिल्कुल पुराना, मध्य मतलब जो बीच का, और आधुनिक यानी जो अब आधुनिक यानी नया जो काल है। इतिहास को इन खंडों में बांटने को यह समझ कि पश्चिमी से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता के तत्वों के विश्वास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम उनके अध्ययन के लिए आधुनिक काल को इस अध्ययन को बिना सोचे विचारे ऐसा नहीं कह सकते? औपनिवेशिक क्या होता है? इन किताबों में आप पढ़ेंगी कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमेशा देश को
जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर उनके शासन स्थापित किया। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। आपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। मतलब इसमें वो पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया। वो क्या करते थे, वो धीरे धीरे हर राजा को दबाते जा रहे थे, वह हर राजा को हटाकर खुद वहाँ कब्जा कर रहे थे। वो क्या, वो अपने देश की चीज़ें भारत में लाकर भारत के लोगों पर थोप रहे थे कि हाँ तुम यह चीज़ें खरीदो। वो भारत की बनाई हुई चीज़ों को, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, उन्हें बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद कर अपनी बनाई चीज़ों को बहुत ही महंगे दाम पर भारतीयों को, उन्होंने भारतीयों पर टैक्स लगाया। जैसे उनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे 2 एकड़ से 100 क्विंटल तुम्हें अनाज मिल रहा है, तो तुम उसमें से 50% हमें कर यानी कि टैक्स की तरह जमा करोगे। कि सोचने वाली बात है कि एक गरीब किसान है, जो वो खुद के घर के इतनी मुश्किल से चला रहा है, वो इतना कर या इतना टैक्स उन्हें कैसे दे सकता है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग के अनुभव नहीं करते थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी अतीतों के केंद्रित नाम दिया गया। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों को एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, यह योजना, नीतिगत फैसले, सैमिक जांच की अध्ययन किया जाता है। हम समझदारी से चलते व्यापक टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा होती है। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों के अभिलेख कक्ष को बनवा दिया। तहसील के दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखकार, आर्काइव्स और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा ने से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखों के देखा जा सकता है। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। यहाँ ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रति अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत सालों में उन दस्तावेज़ों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुश नवीसी के माहिर लिखते थे। वे खुश नवीसी या सुलेख निवास ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्यम तक छपाई तकनीक की फैलने लगी थी। एक तकनीक के जरिए अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेज़ों को कई प्रतियों बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होने लगा। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की तरह मिट्टी की गुणवत्ता, कैसे मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में इसके इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना यानी कि सेंसस। अभी भी हमारे हर 5 साल बाद एक सेंसस होती है, जिसमें हर घर में ज़्यादातर जो स्कूल टीचर्स गवर्नमेंट होते हैं, वो जाकर घर में जाकर हर मेंबर के बारे में पूछते हैं, उनकी एज, डेट, सब कुछ।
आगे फिर उन जनगणना के जरिए भारत में सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पनिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानवांशीय सर्वेक्षण और सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। अधिकृत रिकॉर्ड में क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनमें इसमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसरों का क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पियाँ कहीं किन चीज़ों में थी और बाद के लिए भी किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयाँ की क्या, मतलब उस समय के जो हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिशर्स के थे, उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट लिखे गए थे। उन्होंने उसमें उन रिकॉर्ड्स में उन्होंने ये नहीं बताया कि भारतीय उस समय कैसा महसूस कर रहे थे, कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को कितना दबाया, उन पर कितने जुल्म ढाए। उन जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें उनमें ये चीज़ें सब नहीं पता चलती। हमें उनमें सिर्फ ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स की क्या ज़रूरतें थी, उनके क्या इंटरेस्ट थे, उन्होंने भारत पर कैसे रूल किया, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ निकाली। इन बातों को जानने के लिए हमें यही और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। ये लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैलने लगी, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव जी रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। यानी इस पूरे पार्ट में हमें ये पता चला कि हाँ, हमारे पास रिकॉर्ड्स थे, लेकिन उन रिकॉर्ड से हमें ये नहीं पता चला कि जो भारत के गरीब लोग थे, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वह अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे थे और वो कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। हमें सिर्फ पता चला कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, जिन्होंने अपने बारे में लिखा कि वो भारत के साथ क्या क्या कर रहे थे।